नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गांजा तस्कर महिला और साथियों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। रानी तालाब मंदिर परिसर में तड़पता पड़ा रहा युवक। लापरवाह कार चालक ने बाइक सवार को मारी ठोकर, गंभीर अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। बच्चों के मामूली विवाद में जमकर की गई मारपीट। और नवरात्रि के पावन पर्व पर काली खप्पर लोक नृत्य को लेकर देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। रानी तालाब मंदिर परिसर में चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है। घटना को गांजा तस्कर महिला और उसके साथियों ने मिलकर अंजाम दिया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रानी तालाब मंदिर के समीप एक युवक पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घायल की पहचान विनोद बेलदार निवासी गुड़ के रूप में की गई है, जो अपने परिवार के साथ रानी तालाब मंदिर दर्शन करने के लिए आया था। मंदिर के समीप ही युवक पर एक महिला सहित तकरीबन 10 की संख्या में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। घायल विनोद बेलदार की पत्नी सुनीता ने बताया कि एक महिला के द्वारा गांजा बेचने का अवैध धंधा किया जाता है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल युवक सड़क पर पड़ा तड़प रहा था, तभी इस बात की जानकारी मंदिर में उसकी पत्नी को हुई, जिसके बाद घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मना करे थे, वही विवाद था, वही मरवाई है। आप लोग कहाँ से आए हो? गुड़ से आए हैं। यहाँ पूजा करने आए? पूजा करने आए थे। हाँ, कहाँ गए थे? पूजा करने आए थे, वहाँ गए थे रानी तालाब जबासीरा ने जी। क्या कुछ बात में कैसे गाड़ी बनवाने आ रहे थे, तभी रास्ते में रोक के मारे हैं। मंदिर में नहीं? हाँ जी, स्कूल के पास जी। चाकू मारे हैं, डंडा मारे हैं, बेल्ट भी मारे हैं। कितने लोग थे? 10 लोग थे और 2 अगल से थे, राम सिंह और गोलू जी। एक औरत हमारे बगल में गांजा बेचती है, तो उसी को मना करे थे एक बार। और गोलू नाम का लड़का आए दिन लड़की लेके जाता है उसी के घर में, लड़कियों का धंधा करते हैं। और गौरव था कई हमला किए जी। 2-3 बार धमकी भी दिए हैं, कई हमले कर दिए, पीठ में मारे हैं, आंख में मार दिए हैं जी। कितने बार चाकू मारे हैं? 2-3 बार मारे हैं। किस प्रकार का झूठ खाने में 2-3 बार धमकी दिए तो वहाँ करे हैं, कोई नहीं सुनता है सर। गुड़ में करे थे, नहीं सुने हैं। नहीं सर, वो बोलती है मैं खरीद ली हूँ। क्या बोलते हैं? वो माला बोलती है जो गांजा बेचती है कि मेरा कोई कुछ ना करेगा। पुलिस को खरीदे? हाँ, वो बोलती है ऐसे क्या बोलती है? कि मेरे पुलिस को मैं पैसा देती हूँ जी। हाँ। रीवा शहर में लगातार हो रहे अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर आज एडवोकेट बीके माला ने कमिश्नर रीवा को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रीवा शहर में विकास के नाम पर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही निर्माण हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अवैध प्लाटिंग और निर्माण को लेकर है। अवैध कॉलोनियों में नियमों की अनदेखी करते हुए सैकड़ों आवासीय परिसर बना दिए गए हैं, जिनमें नगर निगम को करोड़ों का चूना लग रहा है। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये शहर वासियों के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी एडवोकेट बीके माला ने आज आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उल्लेख किया है कि रीवा शहर के 45 वार्डों के अंतर्गत नियम विरुद्ध तरीके से बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के कच्ची प्लाटिंग की जा रही, जिसके रीवा का जो स्वरूप है, रीवा का विकास है, रीवा की पानी निकासी है या पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। रीवा को यदि आप विकसित देखना चाहते हैं, रीवा को स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो रीवा में पक्की और टीएनसीपी, रेरा के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रेगुलेशन है कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा के ज़मीन विक्रय नहीं होनी चाहिए। दो ट्रक मुरुम बिछा के लोग प्लाटिंग करने लगते हैं। हमारे रीवा में शांति इंफ्रा करके एक कंपनी है, विंड करके एक कंपनी है, इसी तरह विंड एक कंपनी है जो कई जगह प्लाटिंग कर रही, करैया, चौराटा, बोदा या अन्य बड़े बड़े संस्थानों में रीवा शहर के वार्डों में कर रही। इसी प्रकार करैया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार चौराटा में प्लाटिंग हो रही, बिछिया में प्लाटिंग हो रही, इसी प्रकार रतहरा में प्लाटिंग हो रही। हम प्लाटिंग के विरोध में नहीं है, हम अवैध प्लाटिंग के विरोध में है कि रीवा को यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, विकसित रीवा को देखना चाहते हैं, तो टीएनसीपी अनिवार्य हो चुका है। और टीएनसीपी का मतलब है कि आप 30 फीट की रोड, नाली, बिजली, पानी, पार्क अनिवार्य होना चाहिए। लोग सपनों का घर नहीं, यथार्थ का घर होना चाहिए। इसलिए कि लोग अपना पैसा पूंजी लगा के घर खरीदते हैं, वो आम व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़े पूंजीपतियों की रोक
के लिए कि बड़े जो माफिया किस्म के लोग हैं या जो बिल्डर वगैरह हैं जो प्लाटिंग कर रहे हैं, हमारा मानना ये कि नगर निगम इन पर सचेत हो और इसकी राजस्व वसूली होनी चाहिए। जितना भी आज दिनांक तक राजस्व की अन्य संपत्ति कर से प्राप्त होती है, यदि नगर निगम डायवर्सन शुल्क लेना शुरू कर दे, टीएनसीपी शुल्क लेना शुरू कर दे, तो नगर निगम आज हमारी वो भोपाल और दिल्ली की तरह नगर निगम होगी, राजस्व प्राप्त होगी। तो इस आशय का हमने नगर निगम माननीय महापौर को पत्र दिया, जिसमें उन्होंने पत्र पर उल्लेख करते हुए हमको भी कॉपी दी है, आवेदक को भी उपलब्ध कराई है, अनुविभागीय अधिकारी संचालक को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कमिश्नर रीवा को पत्र प्रेषित करते हुए उन्होंने कहा है कि 1-2 बार मैंने बैठक में अनुरोध किया, उन्होंने ये कहा है और साथ में माननीय महापौर ने ये भी उल्लेख किया है कि इस पर तत्परता लाएं और त्वरित कार्रवाई करें कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के अधिक जो भी चल रहे हैं, नियम विरुद्ध तरीके चल रहे हैं, उसकी जाँच करिए और अधो हस्ताक्षरकर्ता के साथ साथ आवेदक वीके माला को भी अवगत कराइए। इस आशय को उन्होंने पत्र जारी किया है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्डर भी इसमें सहयोग करें और रीवा की बेहतरीन तरीके से विकास में सहयोग प्रदान करें। नगर निगम के बाहर रीवा में एक पत्र भी जारी हुआ है, मामला क्या है और कब तक ये? देखिए, समाज सेवी एडवोकेट बीके माला जी ने कल एक हमको पत्र दिया, जिसमें उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम रीवा दोनों को उसमें दर्शाया है और ये बोला है कि रीवा शहर में टीएनसीपी के बिना अनुमति के तमाम अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। हमारे एमआईसी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी इसके बारे में कई बार बात उठाया, हम लोगों ने भी पत्र लिखा। हमने तो एनजीटी को लेकर, ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले को लेकर कलेक्टर को 2-2 बार पत्र लिखा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा का जिला प्रशासन भू माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है, पूरी तरह से भू माफिया हावी हैं। जब रीवा की कलेक्टर, जब बाढ़ आई पहली बार रीवा में और उन जगहों पर पानी भरा, वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 1 में, जहां 97 में 2016 में पानी नहीं गया था, तो कलेक्टर ने जो यहाँ की एसडीएम वो डिप्टी कलेक्टर थी जैन, उनको भेजा कि जिन लोगों ने नदी के किनारे अवैध कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई करें। तो हमने ये देखा कि वो भी खाना पूर्ति थी, तो हमने एक पत्र कमिश्नर नगर निगम को भी लिखा है, अनुविभागीय अधिकारी को भी लिखा है और सह संचालक नगरीय प्रशासन को भी लिखा है। टाउन कंट्री प्लानिंग के बिना एनओसी के पूरे 45 वार्डों में, चूँकि हमारा तो क्षेत्राधिकार 45 वार्ड है, बीके माला जी ने जो पत्र जारी किया है, जो हमको दिया है, उसमें उन्होंने रीवा के जो ग्रामीण अंचल लगते हैं जहां पर आज की डेट पे अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, नदी के किनारे हो रही हैं, 25-25 मीटर नदी को पाट दिया गया कुछ बिल्डरों द्वारा, जिसके कारण शहर में बाढ़ आ रही है। तो हम लोगों ने जो पत्र लिखा उसमें हमने ये लिखा है कि बिना टाउन कंट्री प्लानिंग के कोई भी अवैध प्लाटिंग जो हो रही उन पर कार्रवाई की जाए, कमिश्नर को लिखा है। और पूर्व में भी हमने लिखा था, उसके कारण क्या हो रहा, नगर निगम को बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है और जब बाढ़ आती है तो पानी निकासी अवरुद्ध हो रही है। तो इसके लिए हमने उनको पत्र लिखा है। शहर में कई ऐसे बड़ी फर्म है जो अपना ऑफिस बनाकर शहर में अलग अलग वार्डों में कई जगह, जैसे चुराटा हो गया और निपनिया हो गया और करैया हो गया, अलग जगह बड़ी फर्म रीवा में विंड है, शाही है, ऐसे ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं। ये इसकी शिकायत आई है हम लोगों के पास, हम लोगों ने देखिए कमिश्नर को लिखा है। हमको तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोलते कुछ है, करते कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने लगातार बोला कि आत्मनिर्भर निकाय बनाना है, अवैध कॉलोनियों को नियमित करेंगे, उनसे पेनाल्टी करेंगे, पर यहाँ पर ये देखने को आ रहा लगातार अवैध कॉलोनियाँ हो रही हैं, लगातार अवैध कट रही हैं। वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 45 में, वार्ड नंबर 15 में, सब जगह अवैध प्लाटिंग चालू है। हम लोग उसको लगातार रुकवाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। बिछिया थाना अंतर्गत कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार को ठोकर मार दिया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आनंद नगर बोदाबाग के रहने वाले आशीष चौधरी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी बिछिया पुल में एक कार चालक ने ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि एक व्यक्ति ने इस दौरान उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिस वजह से उनकी जान बच गई। आशीष ने बताया कि उनके घर में कोई नहीं है, उनकी मां बची है जो विकलांग है। खबर लिखे जाने तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। जी गाड़ी में थे आप? सर मैं बाइक से था। वो गाड़ी जो ठोकर मारी जी वो कौन सी गाड़ी है जो ठोकर सर गाड़ी थी, मैंने सर मुझे होश था तो मैंने कैमरे में अपने फ़ोटो खींच लिया। सर मैं आपको गाड़ी नंबर दिखा देता हूँ। गाड़ी पकड़ के भाग गई? सर मैंने कुछ सर ये गाड़ी के क्रमांक है सर। एक भैया से मैंने उनसे निवेदन किया था कि सर मेरे घर में आगे पीछे कोई नहीं है, भैया आपके पैर छू रहा हूँ, मुझे अस्पताल तक पहुँचा। वो भैया लेके आए थे, गाड़ी का नंबर ये वाला है। इसने ठोकर मारी है? मैंने उनको बोला सर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे घर के आगे पीछे कोई नहीं है, माता विकलांग है, भैया पापा ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, आप प्लीज़ कृपा करके मुझे अस्पताल तक पहुँचा दीजिए। मैं बाकी कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ जीवित रहना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी मम्मी की सेवा कर सकूँ। तो भैया का एहसान है, चाहे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये गाड़ी का नंबर है सर, उन्होंने मुझे अस्पताल तक पहुँचाया है। इसके बाद जी भाग गए? सर ये मैं नहीं बोल पाऊँगा सर, लेकिन उन्होंने जितना भी किया है बहुत बड़ा एहसान किया है सर, क्योंकि मैं अगर आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ तो ये उनकी हिम्मत की बदौलत है। और कौन था? सर मैं अकेला था, मैं नौकरी वाला हूँ, सेल्स पर्सन हूँ सर। कहाँ की घटना है ये? सर ये आपका बिछिया पुल के पास का। क्या नाम है आपका? सर मेरा आशीष कुमार चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले? सर आनंद नगर बोदाबाग नीम चौराहा जी। उधर कहाँ जा रहे थे? सर मैं अतुल अमृत कार्गो रीवा पे नौकरी करता हूँ सेल्स पर्सन के रूप में। मैं जा रहा था। बच्चों के मामूली विवाद पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बुड़गौना रामपुर नैकिन के रहने वाले महेश साकेत ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों का एक दिन पहले विवाद हुआ था, जिससे पड़ोस के रहने वाले राजेश और सनी सहित लगभग 5 से 6 की संख्या में लोगों ने मारपीट की और लाठी डंडे के अलावा पत्थरों से हमला किया है। घटना में उनकी पुत्री शिवानी, पत्नी रामबाई और खुद महेश घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका? महेश साकेत। क्या घटना क्या हुई आपको? हमारे घर में आके मारे हम लोग को, कौन? घर के बगल वाले। क्या विवाद क्या था उनसे? छोटे छोटे बच्चों के गाली गुस्सा देते थे हम लोग, इसी के पीछे है। तो आप मना किए तो उसको? हाँ, फिर हम लोग सगले आके मारने लगे हमारे घर में घुस कर। हम लोग 6 आदमी थे, 3 आदमी तो कुछ सही हैं, वो तो घर वापस चले गए हैं। यहाँ कितने लोग आए हैं? 3 आदमी। और बेटी हमारी शिवानी, बेटे का नाम है, रामबाई मैडम का नाम है, महेश हमारा। ये कहाँ की घटना है? ये ग्राम बुढ़वाना का, थाना कौन सा लगता है? रामपुर नैकिन। मारने वाले बगल वाले हैं, राजेश, सनी, बहुत आदमी उनके घर के सदस्य थे। बच्चों के विवाद में सब झगड़ा? हाँ, बच्चों काहे को से मारे आप? हम लोगों को लाठी से मारे हैं, लाठी पत्थर उत्थर सब। अंधेरा था तो फिर पथराव लाठी मारने पकड़े लगे। गए? शिकायत की आपने? शिकायत अभी आज किए हम। दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलने के लिए तैयार हो चुके हैं। 12 अक्टूबर को इस बार दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये त्यौहार हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित है। इसे अच्छाई की जीत के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण वध करके हम बुरे विचारों को एक प्रतीक के रूप में खत्म करने का उत्सव बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ पुतला ही हर साल जलाया जाता है, जबकि हमारे अंदर बसे हुए कुविचार हर साल दूसरे रूप में पैदा होते हैं और पुतला दहन को हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद भूल जाया करते हैं। रीवा में दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। कहा जाता है कि रीवा का दशहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। मैसूर के बाद रीवा का दशहरा सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। इस साल भी दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी पूरी हो गई है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि पाली बिरसिंहपुर से पुतला निर्माण करने जीशान नाम के कलाकार अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। उन्होंने 51 फुट रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के 45 फुट के पुतले बनाए हैं। हालांकि इस बार बारिश आने की संभावना को लेकर आयोजकों ने चिंता जताई है। आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे संभव है इस बार दशहरे के दिन पानी गिरे। आयोजकों ने बताया कि इसके लिए वाटर प्रूफ स्टेज का निर्माण कर लिया गया है और पुतलों को भी पानी से बचाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मुंबई, जबलपुर और भोपाल से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने के लिए बड़े कलाकार रीवा पहुंच रहे हैं। पुतला और 45 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनते हैं। शोभा यात्रा और भगवान राम की गद्दी जो है वो किले से निकलती है शाम को 6 बजे। शोभा यात्रा यहाँ आके उसके बाद भगवान राम रावण वध करते हैं रात को।
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक कलाकार भजन गायक जो है वो मुंबई से है और एक भोपाल से हैं, एक जबलपुर से हैं। भजन संध्या होती है। देखिए, जो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो अपना वो लगता है उसका स्टेज में, उसको वाटरप्रूफ कर देते हैं। इस बार सुना है कि रावण भी वाटरप्रूफ हो रहा है। रावण में भी थोड़ा सा पन्नी वगैरह लगा, कुछ सेफ्टी की गई है, पर अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो तो ईश्वर के हाथ में है। देखिए 18-21 में हो चुका है ऐसा। 18 में तो नहीं हुआ था, 13 में हुआ। 21 में तो 20 और 21 में कोरोना था तो अपन ने प्रतीकात्मक रूप से किले में रावण दहन किया था, तो उस बार भी बारिश तो नहीं थी। वो पिछले 2013 में एक बार बहुत बारिश थी, उसमें हुआ था। आतिशबाजी भी वगैरह होगी? आतिशबाजी होगी जी, आतिशबाजी भी होगी। कहाँ के आए हैं ये? आतिशबाजी वही पाली बिरसिंहपुर वाले ही करवाते हैं। और उसके बाद और क्या क्या कार्यक्रम, झांकियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? झांकियों के लिए उनका पहले अपन क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार इस तरह के रखते थे, पर इधर 2 सालों से अपन ने ऐसा किया है कि भाई विशेष पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं। उसके लिए हम 5 लोगों की एक टीम गठित कर देते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो उस हिसाब से उनको। कितने लोग की बैठने? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीते दिनों मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का एएसपी के सामने दंडवत होते वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर काफ़ी राजनीति गरमाई हुई थी। मामले को लेकर अब प्रदीप पटेल का बयान सामने आया है। क्या कहना है विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल का, आप खुद सुनिए। प्रणाम करने का क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर आप पहुंचे थे? हाँ, मैं कल गया था हाजी साहब के यहाँ और अपने एडिशनल एसपी के कार्यालय में, और नशा के विरोध में जो हमारा अभियान चल रहा है, उस नशे के कारण जो पूरे क्षेत्र भर में घटनाएं हो रही, चोरी है, लूट है, अपराध है, दुर्घटनाएं हैं, उसको लेकर के मैं बार बार आगाह कर रहा था, बार बार लिख भी रहा था, बार बार मीटिंगों में बोल रहा था। उसी को लेकर के मैं उनको गया कि विशेष अनुरोध, एक होता साधारण पत्र देना, एक होता निवेदन करना, एक होता विशेष अनुरोध, साष्टांग करके अनुरोध करने का प्रयास किया कि शायद उसकी सुनवाई। सवाल यह है कि आपने एडिशनल एसपी और आईजी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, आखिर क्यों? देखिए, बताइए कि जो यहाँ पर ये अवैध कारोबार करते हैं, किसी ना किसी के दम से कर रहे हैं। सरकार, हमारा नशा के विरोध में अभियान चल रहा है, प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे हम स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार नशा के विरोध में अभियान चलाएंगे तो सामने वाले को किसी ना किसी का तो संरक्षण चाहिए, क्योंकि वो बंद नहीं करना चाहता अपराधी, वो उसकी आय का जरिया है। उससे समाज से कोई मतलब नहीं, उससे दुर्घटना से कोई मतलब नहीं, उस अपराध से कोई मतलब नहीं, उसकी मृत्यु से कोई मतलब, किसी घर बर्बाद होने से उसको मतलब नहीं, तो उसको संरक्षण चाहिए। उस संरक्षण के लिए उसने आसान सा तरीका निकाले कि अब जब कोई लीडर, कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ना शुरू किया। इसमें आईजी सामने आए। आईजी का नाम केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग आईजी का नाम लेते हैं, कोई मैं नहीं ले रहा। ये लोग अपराध करने वाले, अवैध कोरेक्स गांजा करने वाले लोग खुलेआम बोलते हैं कि भाई मेरी भी आईजी से बात हो गई, मैं छोड़ो मैं आईजी साहब से बात हो गई। ये सब क्या है? अगर खुलेआम किसी का नाम अपराधी के मुंह से लिया जाएगा तो स्वाभाविक है उनका नाम आएगा। एडिशनल एसपी का खुल करके नाम आ रहा। आज भी वो बोलते थे मैं अपराधियों के साथ बैठे, 10 मुकदमे जिसके ऊपर है और उसके ऊपर गांजे और इसके अवैध कारोबार का आरोप है, उसकी फोटो आज वायरल हो गई ना। आखिर जनता के बीच में कोई चीज छिप नहीं सकती, इसलिए उनका नाम लिया गया है। और ये बात सही है कि किसी न किसी के संरक्षण के बिना क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध हो नहीं सकता। सवाल यह है कि जिस तरीके से शराब को लेकर आप लगातार सड़कों पर हैं, आप पर हमले की भी बातचीत आ रही है, तो ये क्या है? देखिए, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि विधायक निकलेंगे अंधेरे में मारेंगे। ठीक है, ये हवा है, मेरे से व्यक्तिगत तौर से किसी ने बोला।
पर 3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मेरे ऊपर विधायक बनने के बाद 3 बार हमले हुए हैं। ये विकास यात्रा में हमला हुआ, पथराव हुआ, गाड़ी में हमला हुआ, मेरे घर के सामने पी करके लोग बाग आकर के और मारपीट की धमकी देके चले गए। मेरा कहने का मतलब ये हमले ये जो हो रहे हैं, तो क्या वो मेरे को बता करके आएगा कितने बजे इतने तारीख को फला फला लोग मारेंगे, पथराव करेंगे? बस पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पर हमला तो हुआ ना। जिन लोगों को ये शंका है कि मेरा धंधा बंद हो रहा है, अवैध कारोबार बंद हो रहा है, मेरा अवैध आय का जरिया बंद हो रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ते। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक गांव है जहां पर पुलिस के 13 कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ एक अवैध नशे के उसमें रेड मारने गए थे, और उसमें रेड मारा, उसमें उनको सामग्री मिली, और इसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। पुलिस वालों के ऊपर 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। एक आदमी का भी ऑपरेशन हुआ, अभी तक अस्पताल में है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? और अगर जब इतनी बड़ी घटना पुलिस वालों के ऊपर कर सकते हैं, 13 पुलिस वाले, तो मेरे साथ तो एक ठो गनमैन चलता, केवल एक। सवाल यही है, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, विधायक पर हमला, और वो भी लोकप्रिय विधायक जो दोबारा लगातार मार्जिन वोट से जीता। इसीलिए तो बोल रहा है, मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार से उन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने किसको पकड़ा? पुलिस का कंट्रोल है अपराधियों में, इसलिए पुलिस के शीर्ष अधिकारी को पकड़ लिया, शीर्ष अधिकारी को पकड़ लिया। वहां पर शीर्ष अधिकारी थे, वोट का ट्रांसफर हो गया, तो एडिशनल एसपी को पकड़ लिया। आखिर ये बताइए, एडिशनल एसपी के कार्यालय में उस अपराधी का क्या काम जिसकी फोटो निकल रही है? वो कुर्सी में बैठा है। जिस अपराधी को जेल में होना चाहिए, जिसके ऊपर 11 मुकदमे हैं, वो कुर्सी में बैठे क्या कर रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार संरक्षण नहीं देती, हमारे लीडर संरक्षण नहीं देते। संरक्षण देने का काम अब अपराधियों ने पुलिस के अधिकारियों को सेलेक्ट करने का कैसे रोक लगेगी? ये रोक लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। आप हैं तो, हम हैं तो। क्या चेतावनी? मीडिया के लोग लगातार हर चीज बताते हैं। मुझे लगता है ये बताने का क्रम आपका, ये बताने का क्रम मेरा चलता रहेगा। गांधीवादी तरीके से तो देश आजाद हो गया है, तो ये कैसे नहीं मुक्ति मिलेगी? मुझे पूरा भरोसा है। गांधी जी की बात की, नशे को लेकर गांधी जी भी नशे के खिलाफ थे, तो जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से यही अपील है कि मेरे जितने भी भाई हैं, साथी हैं, आप याद करो, जब आपको अपनी कोई चीज़ ध्यान नहीं देती, माँ जब पैदा करते समय आपको जब अन्न प्राशन कराने के बाद ये बोलती थी, दांत निकलना शुरू होते, तो माँ आपके मुंह में कोई भी खराब चीज़ जाती थी, मिट्टी जाए, कंकड़ जाए, कुछ भी जाए, तो माँ झट से आकर के अपने हाथ को आपके मुंह में डाल करके निकाल लेती थी। मेरा बच्चा अनजान है, इसके मुंह में कोई खराब चीज़ न चीज जाए। वही बच्चा जब बड़ा होकर जानकार हो गया, तो माँ ने स्पीकर हो गई, अब मेरा बेटा तो जानकार हो गया, अब खराब चीज नहीं जाए। उस माँ को धोखा दे रहा है, जिसने आपके इतने बड़े जीवन को बचपन से अपनी उंगलियों से निकाल जीवन बचाने का काम किया, उस माँ को धोखा दे करके अगर कोई नशा करता है, तम्बाकू, गुटखा या किसी प्रकार का नशा करता है, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी माँ का सम्मान करो, और माँ का सम्मान करोगे, शीर्ष पर पहुंचोगे, शिखर पर पहुंचोगे, भगवान आपका बिल्कुल कल्याण करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
रीवा 24 के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं बघेलखंड की संस्कृति की बगिया से चुनकर एक विलुप्त होती कला की कुछ झलकियां। देखिए बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक काली खप्पर लोक नृत्य पर रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। बघेलखंड की संस्कृति और साहित्य का अपना एक अलग इतिहास रहा है। बघेलखंड हर तरह से संपन्न रहा है, चाहे यहाँ के खनिज संसाधन हो, यहाँ का साहित्य हो, यहाँ की लोक कलाएँ हो। उन्हीं में से एक लोक कला है काली खप्पर लोक नृत्य। हालांकि इसमें भगत का इस्तेमाल होता है और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कोल जनजाति की अनोखी परंपरा है जो नवरात्रि के दिनों में देखने को मिलती है। ये अपने आप में अद्भुत है। दरअसल ये फसल की शुरुआत के लिए भी एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार जबा बोया जाता है और 9 दिन तक उस जबा को सींच कर बड़ा किया जाता है। 9वें दिन जबा को निकालकर बांस की टोकरी में रखकर देवी मंदिर में मां को अर्पित किया जाता है। इस अनुष्ठान में मां काली का मुखौटा धारण कर एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे काली खप्पर नृत्य कहते हैं। जबकि उसी के सामने एक अन्य व्यक्ति जले हुए खप्पर को घुमाता है। मां काली के वेश में काले कपड़े पहने ये महिला लगातार नृत्य करती है और आसपास के खड़े लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं। हालांकि ये कला धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग इसे जीवित रखे हुए हैं। वहीं स्कूल कॉलेजों में इसके स्वरूप को बदलकर इसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है, जहाँ हजारों रुपए खर्च करके इस खूबसूरत नृत्य को सजाया जाता है और पेश किया जाता है। लेकिन जो असली लोक नृत्य है ये वही है। मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ ये खेला जाता है। तो आप भी आनंद लीजिए इस अद्भुत लोक नृत्य का और दीजिए इजाज़त शैलेंद्र द्विवेदी को। नमस्कार।